हाँ, कल हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। C3 साइकिल के बारे में बाद में बातचीत की थी कि CO2 का फिक्सेशन कैसे होता है, इसकी पूरी डिटेल केल्विन ने पता लगाया था। तो ये पता लगा था कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन वाला बन रहा था, जिसे फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर का काम कौन करता है? RUBP करता है। इसमें कार्बोक्सिलेशन की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और ऑक्सीजनेशन की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसीलिए RUBP को क्या कहते हैं? रूबिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबिस्को कहते हैं। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में एंजाइम रूबिस्को ही पाया जाता है। और तुमको पहले भी बता चुके हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं नेचर में कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो अगर तुमसे कभी पूछा जाए नेचर में कौन सी प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा रूबिस्को प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब देखा जाए, फिर साइंटिस्ट लगे रहे, सोचा कि हो सकता है कोई दूसरे मेथड से भी CO2 का फिक्सेशन होता हो। तो कुछ प्लांट इनको ऐसे मिले जिनमें पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 कार्बन वाला बना, जैसे हम क्या कह रहे थे? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। और C4 साइकिल को फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवर्ड किसने किया था? हैच और स्लैक ने किया था। इन्होंने गन्ने के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअल में C3 साइकिल जो होती है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, सब में होती है। लेकिन C4 साइकिल केवल C4 प्लांटों में ही होती है। तो C3 साइकिल जो होती है ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांटों में होती है। तो ये बात याद रखना, C3 साइकिल अकर्स ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं सब में होती है। अब देखा जाए C4 प्लांट होते क्या है, ये देखो पहले। C4 प्लांटों की जो लीफ होती है उनकी एनाटॉमी विशेष प्रकार की होती है। C4 प्लांटों की पत्तियां ऐसे पाई जाती है, दोनों सरफेस पर लाइट बराबर मिलती है। और पत्ती का जो मीजोफिल टिश्यू होता है वो नॉट डिवाइड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। तो अगर लीफ का मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसी लीफ की एनाटॉमी को क्या कहते हैं? क्रॉन्च एनाटॉमी कहते हैं, जो मोनोकाट प्लांटों में पाई जाती है। तो जितने भी लगभग मोनोकाट प्लांट होते हैं वो C4 प्लांटों के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बताया गन्ना, मेज और सारगम, ये जितने भी प्लांट हैं ये कैसे हैं? मोनोकाट होते हैं। इनमें C4 साइकिल चलती है C3 के साथ साथ। और इनकी लीफ की एनाटॉमी कैसी होती है? क्रॉन्च एनाटॉमी होती है। C4 प्लांटों में देखा जाए वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, अगर जो हम C4 प्लांटों की बात करें, लीफ की बात करते हैं, तो लीफ में क्या होता है? जैसे सपोज करिए ये जाइलम है, इस प्रकार से मान लेते हैं जाइलम, और यहाँ पर ये फ्लोएम है। तो इनको क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। तो इनको मैंने कह दिया ये वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल है। और इन वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक बड़े आकार की सेल्स पाई जाती हैं। इस प्रकार से एक घेरे में पाई जाती हैं। जो बड़े आकार की ये सेल्स पाई गई हैं, इस प्रकार से सब सेम साइज़ की होती हैं
अगर जो हमसे बड़ी और छोटी बन रही हैं तो इस बात को इग्नोर करना। तो ये सभी एक साइज़ की सेल्स होती हैं, ये बात ध्यान रखना। इस लेयर को क्या कहते हैं? बंडल शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बंडल शीथ कहते हैं, बंडल शीथ कहते हैं। और सपोज करिए ये लीफ है, ये मान लेते हैं पत्ती है, और बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं ये सेल क्या कहलाती हैं? मीजोफिल सेल कहलाती हैं। इस प्रकार से ये मीजोफिल सेल कहलाती हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि C4 प्लांट का जो मीजोफिल टिश्यू होता है नॉट डिवाइड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, मतलब पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना। अगर मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता है तब ऐसी लीफ एनाटॉमी को क्या कहते हैं? क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि क्रांच एनाटॉमी क्या होती है। तो इस प्रकार से ये मैंने क्या कहा? मीजोफिल कह दिया। तो ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल शीथ सेल हैं, ये चीज़ मैंने बताया। और देखा जाए क्या होता है, जो C4 प्लांट होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है C4 प्लांटों में। पहली बात देखा जाए प्रॉपर्टी क्या होती है। C4 प्लांट आर स्पेशल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी इनमें पाई जाती है। टॉलरेट हाई टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं। शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, लैक फोटो रिस्पायरेशन एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। तो ये सारे करैक्टर किसके होते हैं? C4 प्लांटों के होते हैं। तो C4 प्लांटों में मैंने क्या बताया? इनकी लीफ की विशेष प्रकार की एनाटॉमी होती है। दूसरी बात मैंने बताया है कि ये टॉलरेट हाई टेम्परेचर को भी क्या कर देते हैं? टॉलरेट कर लेते हैं। और C4 प्लांटों में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है हम अगली क्लास में तुम्हें बताएंगे। तो फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, लेकिन C3 प्लांटों में फोटो रिस्पायरेशन होता है। दूसरी बात देखा जाए, ये हाई लाइट इंटेंसिटी में भी क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं और इनमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ये करैक्टर किसके होते हैं? C4 प्लांटों के होते हैं। C3 प्लांटों में फोटो रिस्पायरेशन होता है, लेकिन C4 प्लांटों में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। आगे चीज़ देखा जाए क्या होता है, तो C4 प्लांटों में C3 साइकिल भी होती है और C4 साइकिल भी होती है। यहाँ पर अगर देखें हम ये निकाल करके लाए हैं। यहाँ पर देखिए ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल शीथ सेल मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम मीजोफिल सेल की बात करने जा रहे हैं। मीजोफिल सेल में एटमॉस्फेयर की CO2 आती है और CO2 एक्सेप्टर का कौन करता है? फास्फोइनोल पाइरुवेट करता है। इसे शार्ट में क्या कहते हैं? PEP कहते हैं। शार्ट में से क्या कहते हैं? PEP कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, तो C4 प्लांटों में CO2 एक्सेप्टर का काम कौन करेगा? फास्फोइनोल पाइरुवेट। CO2 मीजोफिल सेल में इंटर करके ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती हैं। और कार्बोनिक एसिड ऐसे, मतलब ये वाटर के साथ CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है। और H2CO3 डिसोसिएट होकर के क्या बनाता है? ये H2CO3 डिसोसिएट होकर के HCO3 माइनस आयन और प्लस H प्लस आयन बनाता है। तो वही HCO3 माइनस आयन है जो PEP के साथ रिएक्ट कर, मतलब फिक्सेशन हुआ CO2 का। और जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो C4 प्लांटों में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड
4 कार्बन वाला बनता है, जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये कंपाउंड बनता है कौन सा? C4 साइकिल में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 कार्बन वाला बनता है, जैसे क्या कहते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके अतिरिक्त 4 कार्बन वाले और भी कंपाउंड बनते हैं, जैसे मैलिक एसिड बनता है, एस्पर्जिक एसिड बनता है, ये भी बनते हैं, एस्पर्जिलिक एसिड बनते हैं। अब ये 4 कार्बन, तो यहाँ पर कौन सी साइकिल चलती है? तो मेसोफिल सेल में C4 साइकिल चलती है। तो याद रखना C4 प्लांट जो होते हैं उनमें C4 साइकिल कहाँ पर चलती है? ये चलती है मेसोफिल सेल में। और इनको क्या कहते हैं? 2 सेल आपस में अटैच किसके द्वारा रहती हैं? प्लाज्मोडिस्मेटा है ये। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडिस्मेटा कहलाते हैं। प्लाज्मोडिस्मेटा से होकर के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बंडल शीथ सेल में आता है, और बंडल शीथ सेल में जो C4 एसिड आया है, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो आया है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब इससे CO2 बाहर निकलती है। और CO2 जो बाहर निकलती है और एक 3 कार्बन वाला एसिड भी बनता है। अब देखा जाए जो CO2 बनती है उसका यहाँ पर फिक्सेशन होता है केल्विन साइकिल के द्वारा, मतलब इस बंडल शीथ में कौन सी साइकिल चलती है? C3 साइकिल चलती है। और जो 3 कार्बन वाला एसिड बनता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ? ये मेसोफिल सेल में गया, और मेसोफिल सेल में 3 कार्बन वाले एसिड का रीजनरेशन होता है, और रीजनरेशन के द्वारा फिर से PEP बनता है। इस प्रकार से ये साइकिल C4 प्लांटों में चलती रहती है। तो तुम्हें याद रखना है C3 साइकिल फाउंड इन बोथ, मतलब अपन कह सकते हैं क्या? C3 साइकिल फाउंड in both C3 and C4 plant। तो C3 साइकिल दोनों में पाई जाती है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो। लेकिन C4 साइकिल, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखा जाए क्या होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, C4 साइकिल only found in C4 प्लांट। तो ये बात याद रखना, C3 साइकिल दोनों में पाई जाती है, C3 C4 प्लांट दोनों में पाई जाती है, लेकिन C4 साइकिल केवल C4 प्लांटों में ही पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है। अगली चीज देखा जाए बंडल शीथ की प्रॉपर्टी देखा जाए, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें पाए जाते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, इम्प्रीवियस टू गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, बंडल शीथ की सेल की विशेषता, इनकी बात करें तो इसमें लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया, बंडल शीथ की सेल की विशेषता अगर तुमसे पूछा जाए तो इनमें लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इनमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। दूसरी बात देखा जाए, ये इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, और सेल कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, सेल थिक वॉल्ड होती है। बंडल शीथ यहाँ तो मैंने सिंगल लेयर बनाया है, सिंगल लेयर ही नहीं होती है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है, तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पर देखा जाए, ये तुम्हें मैंने बताया सेल वॉल है,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एटमॉस्फेयर से CO2 आ रही है। और तुमको मैंने बताया है कि दो सेल प्लांटों में ही दो सेल आपस में थिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा अटैच रहती हैं। उस पतले साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए तुमसे पूछ सकते हैं, बताइए रूबिस्को एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? तो रूबिस्को एंजाइम फाउंड इन, एक बात तुम्हें याद रखना है, रूबिस्को एंजाइम फाउंड इन बंडल सीज सेल। बंडल सीज सेल में तो रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, लेकिन मीजोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये बात हम C4 प्लांटों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका मीजोफिल जो होता है नॉट डिवाइड इनटू पैलिसेट एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता है। तो तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि C4 प्लांटों में रूबिस्को एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो ये रूबिस्को, ये क्या है? रूबिस्को एंजाइम फाउंड इन बंडल सीज सेल। किस में पाया जाता है? बंडल शीथ सेल में पाया जाता है। तो ये बंडल शीथ सेल में पाया जाता है। और यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट इन, तो यहाँ पर लिख सकते हो ये रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट इन मीजोफिल सेल, सेल। ये बात किसके लिए है? C4 प्लांटों के लिए बात मैं कर रहा हूँ, C3 प्लांटों के लिए हम नहीं कर रहे हैं। तो C4 प्लांटों में रूबिस्को एंजाइम जो होता है यह मीजोफिल सेल में नहीं पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? बंडल शीथ सेल में पाया जाता है। और जो C4 प्लांट होते हैं उनमें C4 साइकिल कहाँ पर चलती है? मीजोफिल सेल में। और C3 साइकिल कहाँ पर चलती है? बंडल शीथ सेल में चलती है। और तुमको मैंने बताया है नेचर में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। इसका मतलब और एक बात आप पहले बता चुके, एंजाइम जितने होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब रूबिस्को प्रोटीन हाईएस्ट क्वांटिटी फाउंड इन द नेचर। और पॉलीसेक्राइड में सबसे ज़्यादा तुमको मैंने बताया है, नहीं बताया तो बताएंगे, सेलुलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी होंगी जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। अगली चीज़ देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए क्या होता है। बंडल शीथ सेल में जब CO2 का फिक्सेशन होता है, बंडल शीथ में जब CO2 का फिक्सेशन होता है तभी शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, C3 साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहीं पर क्या बनता है? शुगर सिंथेसाइज होती है। अगर जो हम और C4 साइकिल की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? हैच और स्लैक ने किया था। किसने किया था? हैच और स्लैक ने किया था। तो ये दोनों साइकिलें C3 C4 मिल करके चलती हैं। ऐसा नहीं C4 प्लांटों में केवल C4 साइकिल चलती है, C3 साइकिल नहीं चलती है। तो ये सोचना अपना गलत है। अब देखा जाए फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है। फोटो रिस्पायरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट। पहली बात तो देखा जाए
फोटो रिस्पायरेशन 3 सेल ऑर्गेनेल्स में मिलकर चलता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पैराक्सीसोम। मतलब फोटो रिस्पायरेशन जो होता है 3 सेल ऑर्गेनेल्स में मिलकर चलता है। कौन कौन से 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं? मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है और पैराक्सीसोम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फोटो रिस्पायरेशन किस में कंप्लीट होता है या कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। तो कोई एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स आपको नहीं लिखना है। 3 सेल ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पैराक्सीसोम, इन 3 सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर फोटो रिस्पायरेशन होता है। एक बात और तुमको याद रखना है, फोटो रिस्पायरेशन केवल किस में होता है? C3 प्लांटों में होता है। मैंने क्या बताया? यह है फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रिस्पायरेशन कंप्लीटेड इन द 3 सेल ऑर्गेनेल्स। पहला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। पहला क्लोरोप्लास्ट। दूसरा कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा कौन सा है? पैराक्सीसोम। इन 3 सेल ऑर्गेनेल्स में फोटो रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। फोटो रिस्पायरेशन लाइट की प्रेजेंस में होता है, और इसमें ऑक्सीजन यूज की जाती है और CO2 बाहर निकलती है। फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल फिनोमिनॉन है। क्योंकि नो फॉर्मेशन ऑफ कौन कौन चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं होता है? पहला ATP भी नहीं बनते हैं। दूसरा NADPH, ये NADPH ये भी नहीं बनता है, NADPH भी नहीं बनता है। तो और नो सेंसेस ऑफ शुगर। तीसरा पॉइंट कौन सा है? शुगर। ये तीनों चीज़ें नहीं बनती हैं। तो ये प्लांटों के अंदर क्यों होती है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। क्योंकि न तो ATP बनता है, न ही NADPH बनता है और न ही शुगर बनती है। कोई भी चीज़ नहीं बनती है। फिर ये क्यों साइकिल होती है, इसके ऊपर डिस्कवरी की जा रही है, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कर रहे हैं। एक बात देखा जाए क्या होता है, अगर जो रूबिस्को एंजाइम की बात करें, यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम है। इसकी एफिनिटी की बात अगर करते हैं तो CO2 के साथ एफिनिटी क्या होती है? मोर होती है, और ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी लेस होती है। तो अगर तुमसे बाई चांस पूछ लिया गया, बताइए रूबिस्को एंजाइम की एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा होती है? तो CO2 के साथ रूबिस्को की एफिनिटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन के साथ में कम होती है। ये सारे पॉइंट तुम्हें याद करने होंगे। दूसरी बात देखा जाए, रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके देखा जाए, ये रूबिस्को, ये क्या दिया गया है? रूबिस्को प्लस O2 के साथ कंबाइन करके, अगर O2 के साथ में ये कंबाइन करता है तो क्या क्या बनता है? फास्फोग्लिसरेट बनता है और फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। कौन कौन बनता है? एक बनता है फास्फोग्लिसरेट, ऐसे नोट करिए। पहला बनता है ग्लिसरेट बनता है, और दूसरा कौन सा होता है? फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये फास्फोग्लाइकोलेट
ग्लाइकोलेट बनता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है, फास्फोग्लिसरेट बनाता है और फास्फोग्लाइकोलेट बनाता है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन केवल C3 प्लांटों में होता है, C4 प्लांटों में नहीं होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन में देखा जाए क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन में एक बात और याद रखना, यूज लाइट या दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। इसमें यूज ऑक्सीजन, यूज O2 और एलिमिनेट CO2 बाहर निकलती है। तो तुम्हें याद रखना है फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, फोटो रेस्पिरेशन में लाइट की प्रेजेंस में होता है। इसमें ऑक्सीजन यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और फोटो रेस्पिरेशन एक चीज़ और यहीं पर लिख लीजिए, ओनली अकर्स या ओनली फाउंड C3 प्लांट, केवल C3 प्लांट में पाई जाती है। बट absent in the C4 plant, but absent in the C4 plant। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। फोटो रेस्पिरेशन केवल कब होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन यूज की जाती है, CO2 बाहर निकलती है। फोटो रेस्पिरेशन ओनली फाउंड इन C3 प्लांट but absent in the C4 plant. Photo respiration completed in the 3 cell organelles, chloroplast, mitochondria, peroxisome. Photo respiration is a wasteful phenomenon because no formation of ATP, NADPH and sugar. मतलब फोटो रेस्पिरेशन एक बेकार प्रोसेस है, क्योंकि न तो ATP बनता है, न ही NADPH बनता है, न ही शुगर बनती है। फिर ये फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है C3 प्लांटों में, इसके बारे में साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं। अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये साइकिल क्यों चलती है, समझे। तो इस प्रकार से आज इतना रखिए और कल फोटोसिंथेसिस तुम्हारी खत्म हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और मैंने प्रयास किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे पॉइंट इंक्लूड कर लें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट को मैंने इंक्लूड भी किया है। आप कायदे से खूब कस के पढ़ें, और मेरा जैसा मानना है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे फोटोसिंथेसिस से वो तुमसे निश्चित रूप से बनेंगे, समझे। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना, जम करके पढ़ाई करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, खुद डॉक्टर बने और अपने भाई बंधुओं को भी डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। बेस्ट ऑफ लक।